जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं। कहां पर? विकास स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम 11th क्लास 12th क्लास के सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, एग्जाम लेवल की तैयारी करेंगे और कोई भी क्वेश्चन जो हमें नहीं आ रहा है उसका सॉल्यूशन भी पाएंगे। राइट। सो आज क्या है? इकोनॉमिक्स क्लास 11। मैंने याद करो क्लास 11 का इकोनॉमिक्स की वीडियो आपको बनाई थी सैंपल पेपर की। तो उसमें से कुछ सॉल्यूशन तो जो थे वो मैंने आपको सेम टाइम करवा दिए थे, लेकिन कुछ थे जो मैंने नहीं करवाया था ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी ना हो जाए। राइट। मैंने सोचा था कि कुछ बच्चे खुद ही करने की कोशिश करें, लेकिन काफी बच्चे का कमेंट्स आ रहा है कि सर आंसर दे दो आंसर। इसका मतलब उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी सही से नहीं की है। बट कोई नहीं है, जिन बच्चों ने खुद से तैयारी करी भी ली थी वो भी इस वीडियो को जरूर देखें ताकि वो मैच कर सके कि उन्होंने कहाँ कितनी गलती की है और कहाँ उनको ठीक करना जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी वो वाली वीडियो थी क्वेश्चन पेपर वाली, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था हमारा वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? जिसके पास नहीं है उसका पीडीएफ या फिर जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले पहली वीडियो जाकर के जरूर देखिए। आप चाहें तो उसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। लेने के बाद उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि क्वेश्चन आपके सामने हो। ठीक है, और ये आप देख पाए आराम से, तो आपके लिए इजी होगा दोनों को समझना अच्छे से। बाकी मैं क्वेश्चन रिपीट भी करता जाऊंगा साथ ही साथ ताकि अच्छे से क्लियर कर पाऊं मैं आपको हर एक चीज। राइट। ठीक है, तो सेक्शन ए जो था हमारा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, उसमें बोला गया था लेट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म बी क्यू इज इक्वल टू 2l का स्क्वायर k 2 का स्क्वायर। जो आपको ये है ना, ये हमें गिवन था। लेबर हमें 5 यूनिट दे रखी थी, कैपिटल हमें 2 यूनिट दे रखी थी। अब बस इस फॉर्मूले का यूज करके हमें पुट करना था, यानी कि एल की जगह 5 रखना था, जो ये एल है इसकी जगह 5, जो ये के है इसकी जगह हमें 2 रखना था। तो कैसे होगा ये? जब का x1 पॉइंट x2 का मतलब हो गया इसको आपस में मल्टीप्लाई करना। तो देखो यहाँ पे करवाया गया ना, एल हमारा 5 है, उस ये 2 है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। के के बाद 2 है, इसका मतलब के का स्क्वायर है। के हमारा 2 था तो 2 का स्क्वायर, और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 4। तो 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 25 चौके 100। ठीक है, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200। आ गया आंसर आपका पहले का। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये पूछ रहा था कि अगर मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट हमारा 0 हो जाता है और लेबर हमारा 10 यूनिट कैपिटल हो जाता है तब क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, लेबर मेरा अगर 0 है तो लेबर की जगह 0 रखूंगा और कैपिटल की जगह 10 रखूंगा। फॉर्मूले में पुट करना है एंड देन यू गेट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से जो और में ऑप्शन था वो भी आपको सेम वैसे ही करना। बाकी मैंने करवा रखा है इसलिए हम इस पे समय व्यर्थ नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन में हमें बोल रखा था कि हमें एक टेबल दिया गया था जिसमें यूनिट सोल्ड 3, 4, 5 एंड प्राइस 10, 9, 8 गिवन था। यानी कि ये चीज गिवन थी। अब इन दोनों के बेस पे हमें टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू निकालना था। तो जो आपका एवरेज रिवेन्यू होता है वो तो प्राइस ही होता है ना। तो इसलिए ये आ गया टी आर, टोटल रिवेन्यू। फॉर्मूला क्या होता है? ए आर मल्टीप्लाई में क्यू। ए आर हमें गिवन है, क्यू भी हमें गिवन है। तो 10 को इसको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ और बराबर में ये पाते जाओ। 10 3 30, 9 4 36, 8 5 40। अब एम आर कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला लगाना है टी आर एन माइनस में, टी आर एन माइनस में 1। अब यहाँ पे जो एन है ना, ये जो एन है इसका मतलब हमें पहला जो एन है वो हमारा 0 रहेगा। रीजन बिंग टी आर हमारा 0 पे कितना है, सॉरी 1 पे। ठीक है, टी आर हमारा 1 पे, यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो टी आर हमारा फर्स्ट पे, यानी एन हमारा इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि फर्स्ट यूनिट पर। तो टी आर फर्स्ट यूनिट पे कितना है 30। तो लिखेंगे 30 माइनस टी आर एन माइनस में 1, यानी कि एन हमारा 1 लिया था तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो बोला कि टी आर वो 0 पे कितना है, तो टी आर 0 पे कुछ है ही नहीं, तो इसकी जगह हम 0 लेंगे। 30 में से 0 जाएगा तो 30 ना आएगा। बाकी सिंपल तरीका क्या है, नीचे वाले को पहला तो सेम समान आ जाएगा, दूसरा वाला कैसे आएगा, नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर दो, फिर इसको इससे माइनस कर दो। 36 में से 30 जाएगा 6, 40 में से 36 जाएगा 4। आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं? अगला जो आंसर है उसका क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। उसमें बोल रहा है कि व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन टोटल रेवेन्यू सो दैट, यानी कि टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आएगा अगर मार्जिनल रेवेन्यू हमारा पॉजिटिव और कांस्टेंट हो, यानी कि जो एम आर एन हमारा पॉजिटिव हो
और कांस्टेंट हो, तो टीआर क्या होगा, शुड इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। अगर हमारा पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो टीआर हमारा बढ़ेगा कांस्टेंट रेट पर, यानी कि स्थिर दर पर। और अगर एमआर हमारा गिर रहा हो तो टीआर शुड इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, यानी कि वो बढ़ेगा तब भी लेकिन जो बढ़ने की दर होगी ना वो घट रही होगी, मतलब ज्यादा तेजी से नहीं, कम तेजी से बढ़ रहा होगा। So total revenue in economics refer to the total received from sales of a given quantity of goods or services। ये total revenue की definition होगी, ठीक है। थर्ड, अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहे हैं, थर्ड का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। कैन एमसी इंक्रीज व्हेन एसी फॉल, क्या एमसी बढ़ेगा अगर एसी में गिरावट आएगी? एंड द आंसर इज यस। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सो वी कैन से इट कैन हैपन व्हेन MC is less than AC, यानी MC AC से कम हो। MC is less than AC, यानी कि MC अगर ऐसा है तो ये इस तरीके से आपका बनेगा, MC less than AC। The reason is that MC is confined to only the additional unit of the commodity। जो MC है वो किस चीज के बारे में बताता है? किसी भी प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी, एक्स्ट्रा कमोडिटी के बारे में बताता है, राइट। अगर मैं कोस्ट की बात कर रहा हूं तो एक्स्ट्रा कोड, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं तो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, तो वो हमारा एमसी हो जाता है, ठीक है। वेयर एज एसी इज रिलेटेड टू ऑल द यूनिट प्रोड्यूस, और जो एसी होता है जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस की जाती है उसका एवरेज ही तो होता है। ऐसा तो नहीं कि केवल एक का माना जाता, नहीं, टोटल जितना भी हुआ है उस प्रत्येक का एवरेज माना जाता है, चाहे वो 200 हो, 500 हो, 600, प्रत्येक ईच क्वांटिटी का एवरेज लिया जाता है। लेकिन इसमें एमसी में सिर्फ केवल एक एक्सरे की बात की जाती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एज अ रिजल्ट, इस वजह से जो परिणाम स्वरूप, वेयर एज इंक्रीज इन एमसी इज कन्फाइंड टू द कंसर्न वन यूनिट, यानी कि जहां पर एमसी ये बताता है कि केवल एक यूनिट ही है, वहीं एसी बताता है कि इट शेयर बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस। सो एज द रिजल्ट में राइज बट एसी में बी फॉलिंग, और इसी वजह से जो एमसी है वो हमारा बढ़ता है और एसी हमारा गिरता है। देखिए मैंने उसमें ग्राफ के जरिए भी बताया गया, तो सिंपल चीजें थी, वहां पे भी अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब एक फोर्थ पॉइंट, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता युक्त बाजार के अंदर बड़े स्तर पर विक्रेताओं का होना। तो स्वाभाविक सी बात है कि भले ही पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में सेलर हो, लेकिन फिर भी वो उस कमोडिटी के प्राइस को इंपैक्ट नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, क्योंकि वो प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते, ठीक है। A perfectly competitive market is dominated by the presence of large number of buyers and sellers of a commodity, यानी कि जो डोमिनेंस होता है ना वो आपका मार्केट, वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दोनों होते हैं उस कमोडिटी के जिसका वो बिक्री कर रहे हैं बाजार के अंदर और जिसको खरीदने के लिए उपभोक्ता तैयार है। Which means that there is no such buyer or seller in the market whose purchase or sale is so large as to impact the total sale or purchase। Getting my point? ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा खरीदार या विक्रेता नहीं है जो बड़ी मात्रा में बाजार के खरीद को प्रभावित कर सके। ना ही पूरी तरीके से कस्टमर कर सकते हैं, ना ही पूरी तरीके से बायर सेलर कर सकते हैं। ईच बायर सेलर हैज ओनली अ फ्रैक्शनल शेयर, मतलब हर एक बायर या सेलर का आनुपातिक हिस्सा होता है मार्केट के अंदर, पूरा पूरा हिस्सा नहीं होता। और जो प्राइस होता है वो डिमांड और मार्केट, मतलब डिमांड और मार्केट सप्लाई के ऊपर बेस होता है, उसी के बेस पर उस कमोडिटी का प्राइस डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अगर मैं ऐसा कह लूं कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर नंबर्स ऑफ बायर है, नो प्रॉब्लम यार, जो फॉर्मूला या जो थ्योरी हमारी सेलर के लिए अप्लाई हो रही है, सेम वही थ्योरी हमारे बायर के लिए भी अप्लाई होगी, क्योंकि ना सेलर प्रभावित कर सकता है किसी भी कमोडिटी के प्राइस को, ना एक इंडिविजुअल बायर इंपैक्ट कर सकता है मार्केट प्राइस को। अगर ये चेंज हो रहे हैं तो बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। और फिफ्थ वाला आपका वही, अगर नंबर्स ऑफ बायर हो तो क्या होगा, तो उसका जवाब मैं दे चुका हूं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बट मैं क्वेश्चन बता दूं तो उसमें पूछा क्या गया था। इसमें पूछा गया था हमारा प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई 2 दिया गया है, ठीक है, और प्राइस कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम, और जो बाजार की कीमत है ना वो 10 रुपए से घट करके 8 रुपए हो जाती है,
अगर क्वांटिटी सप्लाई जो किया गया है वो 500 यूनिट से गिर जाती है तो कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाई एट अ रिड्यूस प्राइस। तो घटती दर पर जो प्राइस हमारा गिरा है हमें वो बताना है। हमें फॉल्स बताया गया ना, कितने की गिरावट आ रही है, 500 की गिरावट आ रही है, तो 500 हमारा फॉल्स है। तो फिर हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है फर्स्ट, पहले कितना, आखिर में कितना बचा करके। तो जो ये था ना, ये हमारा ये Q1 है, और ये क्या है हमारा 700, ये Q2 है, और ये क्या है, ये फॉल्स है। तो फॉल्स हमें गिवन है, इसका मतलब ये डेल्टा है, डेल्टा Q है, और डेल्टा Q हमें गिवन है। तो डेल्टा Q की हेल्प से हमें Q1 निकालना है। जब Q1 निकल जाएगा तो हम इसको माइनस कर देंगे 500 को, तो हमारा Q2 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, डज कोरिलेशन इम्प्ली कॉसेशन। कॉसेशन का मतलब हो गया कारण परिणाम, और कोरिलेशन हमारा सहसंबंध। यह पूछ रहा है कि क्या कोरिलेशन का मतलब कारण परिणाम है। तो जवाब है इसका बड़े बड़े अक्षरों में नहीं और नो। क्यों, क्योंकि देखो कारण परिणाम का मतलब हो गया कि कोई भी घटना या कोई भी इंसिडेंट अगर हो रहा है तो जो भी उसका कारण है उस कारण की वजह से परिणाम निकल रहे हैं। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि रेड लाइट थी, ठीक है, रेड लाइट थी, मान के चलिए कि ये चौराहा है, ठीक है, इधर से गाड़ियां इस तरफ से जा रही हैं और इधर से गाड़ियां जा रही है। रेड लाइट आई, यहाँ पे लाइट चली, तो उधर की गाड़ियां तो जा रही है लेकिन इधर वाली गाड़ी यहीं रुक गई। लेकिन पीछे से एक गाड़ी और आती है, वो बिना रेड लाइट देखे क्रॉस करने की कोशिश करती है, हल्का सा जगह पाते ही, और तभी इधर सडनली गाड़ी आती है और इसको ठोक देती है। इसका हो जाता है एक्सीडेंट। तो यहाँ पे कारण क्या था, गलती थी इसकी, है ना। कारण ये था कि इसने रेड लाइट को क्रॉस किया और परिणाम इसकी जान जा सकती थी। तो यहाँ पे कारण क्या था कि रेड लाइट को क्रॉस करना, दिखने के बाद भी इसने क्रॉस किया, और परिणाम क्या निकला, उसकी जान जा सकती थी, हालांकि बच गया वो। तो वैसे किसी न किसी चीज के पीछे कोई कारण होता है, उस कारण की वजह से कोई परिणाम निकल कर आता है। लेकिन कोरिलेशन भी कुछ तरीके से ऐसे ही एक संबंध को बताता है, लेकिन पूर्णता नहीं, पूर्ण रूप से नहीं। बेसिकली कोरिलेशन होता क्या है, देखो कोरिलेशन क्या होता है, एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट होता है जब हम किसी भी दो चीजों को, टू वेरिएबल्स को के बिटवीन में कोई रिलेशन क्रिएट करने की बात करते हैं कि इसके और इसके मध्य में कोई रिलेशन है। अब देखो जो कारण परिणाम होता है वो भी एक रिलेशन के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि कॉसेशन ही आपका कोरिलेशन होता है। नेवर, वी कांट से दिस। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कॉसेशन की वजह से, यानी कि जो कोशिशन होता है, अगर कोरिलेशन है तो वहां कोशिशन नहीं होगा, लेकिन अगर कोशिशन है तो कोरिलेशन होगा, कहीं ना कहीं संबंध स्थापित हो रहा है ना कुछ, इसी वजह से। So correlation does not imply causation is the logically valid idea that events which coincide with each other are not necessarily caused by each other। यानी कि जो भी घटना हुई जरूरी नहीं कि एक दूसरे की वजह से ही हुई है। जैसे किसने पे दो वेरिएबल लिया है x और y, मान लीजिए ये x और y है, अगर x इस डायरेक्शन में जा रहा है, इट डज नॉट मीन क्या, इट डज नॉट मीन कि y इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है या इसकी वजह से इसी के डायरेक्शन में आ रहा है। ये डिपेंड करता है y पर कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, राइट। डिपेंड किस पे करता है, y पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। ठीक है, सो बस बेसिकली यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा y है उसकी वजह से x भी प्रभावित हो सकता है, x की वजह से y प्रभावित हो सकता है। एक तरीके से को इंसिडेंस होगा, हम ये जरूरी नहीं कह सकते कि ऐसा ही हो। और x causes y causes x म्यूचुअली एक साथ हो सकता है। इसी तरीके से x and y are consequence of a common causes but do not cause each other। इसके अलावा x की वजह से z प्रभावित होता है और z की वजह से y। तो ये सारे कुछ अलग अलग फैक्टर निकल करके आते हैं, बस ये बताने की कोशिश कर रहा था और कुछ खास नहीं। अब बारी आती है आपका नेक्स्ट, जो मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन प्रोसेसर लॉन्ग था इसलिए वहां पे बताया नहीं। अब यहाँ पे समझते हैं हम रैंक कोरिलेशन के बारे में। हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें रैंक कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालना है। क्या, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालना है। हमें टेबल दिया गया है x और y का। x हमारा 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81 और 50 दिया है। y जो है 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142 एंड 100 गिवन है।
अब रैंक कोरिलेशन का ये प्रोसेस बता रहा है कि कैसे स्टेप किया जाता है। खैर आपने तो पढ़ रखा है तो हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हमें ये होता है कि हमें इसे असाइन करना पड़ता है, यानी कि रैंक का मतलब क्या होता है पहले हमें ये समझना होता है। रैंक का मतलब होता है कि जब हम किसी को उसकी क्वालिटी, उस गुणवत्ता के बेस पर, जो न्यूमेरिकल्स में नहीं होते लेकिन क्वालिटी, एक तरीके से क्वालिटेटिव जो मेजरमेंट होते हैं उसको जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम रैंक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 3 सेब खाए, ठीक है। अब 3 सेब में से जो सेब सबसे ज्यादा बढ़िया लगा ना, मैंने उसको फर्स्ट पोजीशन दे दी। उससे कम जो लगा उसको सेकंड, जो बेकार लगा उसको थर्ड दे दी। तो यहाँ पे मैंने एक रैंक दे दिया ना, तो यहाँ पे एक रिलेशन बन गया। रिलेशन क्या बन गया? अच्छा बुरा का। तो जो कोरिलेशन होता है बेसिकली ये तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, ये ध्यान देना। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 से हमें क्या निकलता है? D, ठीक है। D मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन, ठीक है, रैंक का। तो ये चीज तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चीज प्रोसीजर है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूं जहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये चीज के बारे में, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा इसके निकालने का? ये आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का ये फॉर्मूला है। सो बी रिमेंबर दोस्तों, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, एक्स हमें गिवन है, ठीक है, और ये वाई हमें गिवन है। अब ये देखो रैंक देना है, तो रैंक हम कैसे देते हैं? याद करो आपके क्लास में जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फर्स्ट। जो उससे कम है उसको सेकंड, जो उससे भी कम है उसको थर्ड। इसी तरीके से कम वाले को रैंक देते चले जाते हैं। तो वैसे हमें यही करना है, हाईएस्ट के अकॉर्डिंग लेके चलना है। हाईएस्ट के अकॉर्डिंग लेके चलना है, ध्यान देना। कई बार रैंक में ऐसा भी होता है कि लोएस्ट से भी लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें हमें हाईएस्ट के अकॉर्डिंग लेके चलना है। तो सबसे हाईएस्ट हमारा 95 है, इसको हमने फर्स्ट दे दिया। उससे कम हमारा 88, इसको सेकंड दे दिया। उससे कम हमारा 81, उसको थर्ड दे दिया। उससे कम हमारा 80, उसको 4 दे दिया। फिर फिफ्थ, फिर आपका 6, फिर 7 एंड देन 8 हो गया। सेम तरीके से वाई में भी ऐसे ही करना है। जो सबसे हाईएस्ट है उसको फर्स्ट, हाईएस्ट हमारा 150 है, फर्स्ट रैंक दे दिया। उसके बाद हमारा 142 है, सेकंड रैंक। 140 को थर्ड रैंक, 134 को फोर्थ रैंक, 120 को फिफ्थ रैंक, फिर आपका 6 7 रैंक एंड देन 8 रैंक हो गया। अब डी निकालना, डी मतलब हमारा डिफरेंस ऑफ रैंक हो गया। R1 हमारा ये रहा, R2 हमारा ये रहा, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, राइट। तो 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है, 5 में से 5 जाएगा 0। 2 माइनस में 4 इज इक्वल टू -2। 1 में से 1 गया 0। 6 माइनस में 6 0। 7 माइनस में 7 0। 4 माइनस में 3 1। 3 माइनस में 2 1। 8 माइनस में 8 0। ये आ गया डी। अब हमें डी का स्क्वायर निकालना है, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 0 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0। अब इसको ऐड कर देंगे तो 4 1 5 1 6, तो डी का स्क्वायर हमारा 6 आ गया। अब फॉर्मूले में खाली पुट करना है हमारा। अब फॉर्मूले में हमारे पुट करना, तो फॉर्मूला हमारे क्या था? आर के इक्वल टू 1 माइनस में सिग्मा डी का स्क्वायर अपन में n क्यूब माइनस में n। अब n क्या हमारा? तो n तो हमारा देख लिया था ना हमने, कितना था? गिन लेते हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n हमारा 8 हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग फॉर्मूला में पुट करना है 6। सिग्मा का मतलब क्या होता है? वही जो हमारा टोटल निकल के आया। तो सिग्मा डी का स्क्वायर हमारा कितना आया? 6 आया, तो 6 लिख दिया। n क्या था हमारा? 8, तो 1 का क्यूब आ गया, माइनस में 8 आ गया, ठीक है। अब 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 512 में से 8 जाएगा तो बचेगा 504, और 6 6 36। अब करना है क्या है? 36 को मैं डिवाइड किया 504 से, तो हमारा 0.071 आया, और 1 में से माइनस करने पर हमारा 0.929 आया है। ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं इट इंडिकेट दैट देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यानी एक्स और वाई जो दो वेरिएबल लिए थे, उन दोनों वेरिएबल में पॉजिटिव कोरिलेशन के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि एज रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है रैंक का। आया समझ? है ना? बहुत सिंपल था ना? कहां परेशान हो रहे थे आप लोग। 7th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हाई इज आर प्रेफर टू कोवेरियंस एज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन। यानी कि जो आर है उसी को क्यों लिया जाता है एज अ कोवेरियंस के रूप में? तो इसका आंसर हम ये कह सकते हैं कि although correlation coefficient is similar to the covariance in a manner that both the degree of linear relationship between two variable, यानी कि जो correlation coefficient होता है
उसको कोवेरिएंस के रूप में क्यों मानी जाती है? तो इसका कारण ये हो सकता है कि जो दोनों का मेजरमेंट होता है ना, वो रेखिक संबंध होता है, यानी उन दोनों, जो भी हमारे दो वेरिएबल होते हैं, उन दोनों वेरिएबल के मध्य जो रेखिक संबंध होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है, उसी की डिग्री को ये दोनों मापने का काम करते हैं। और उसके कुछ पॉइंट्स ये भी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज स्केल फ्री एंड हैज नो यूनिट। क्योंकि जो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को मापते हैं तो उसके लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ती है क्या? अभी जो हमने किया उसके लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ी नहीं? पड़ी ना, खाली लाइन लिखने की जरूरत पड़ती है, मतलब लाइन को खींचने के लिए, अदरवाइज नहीं। और उसकी वजह से कोई यूनिट भी नहीं होती पॉइंट के रूप में। सेकंड, द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब जो भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आती है वो हमेशा 0 से 1 के बिटवीन में हो सकती है। वी कैन से ये -1 से कम, मतलब -1 से ज्यादा या उसके बराबर, या फिर +1 के बराबर या उससे कम। ठीक है, यानी कि -1 से ये ज्यादा या उसके बराबर हो सकती है, कौन? रैंक। या फिर ये +1 से कम या उसके बराबर हो सकती है। तो बेसिकली 0 से 1 के बीच में हमारा R आता है। ठीक है बच्चों। अब आठवां प्रश्न कह रहा था, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। अब हमारे अर्थशास्त्र के अंदर इंडेक्स नंबर की क्या खासियत या आवश्यकता है, हमें वो बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इंडेक्स नंबर आर हेल्पफुल इन मेजरिंग द परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को मापने के लिए इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। दैट इज वैल्यू ऑफ द मनी। The value of money depends on its purchasing power and purchasing power of money depends on the price of commodity. The change in price adversely affect the value of money. Basically हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम परचेसिंग पावर को मेजर कर सकें। बेसिकली मनी, और मनी कौन सी? मनी ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ मनी, जो डिपेंड करती है कमोडिटी के प्राइस पर। अगर कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है तो परचेसिंग पावर हमारी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कमोडिटी का प्राइस कम है तो परचेसिंग पावर हमारी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें इसकी मेजरिंग के लिए इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है इकोनॉमिक्स के अंदर। सेकंड कह रहे हैं, दीज नंबर्स आर यूज्ड टू मेजर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैथमेटिकल चीजें होती हैं, तो इसके लिए भी हमें इंडेक्स नंबर की नीड होती है। थर्ड कह रहा है, दीज नंबर्स आर हेल्पफुल इन इवेल्यूएटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी को गणना करने के लिए भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, और ये हेल्प करता है द इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑन एक्सपोर्ट। और जो एक्सपोर्ट पॉलिसी हम बनाते हैं वो एक्सपोर्ट की बेस पर ही बनाते हैं। जब एक्सपोर्ट की रिपोर्ट हमारे पास रहेगी इंडेक्स फॉर्म में, तो एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाना गवर्नमेंट के लिए ईजी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है, इंडेक्स नंबर्स एक्ट एज इकोनॉमिक बैरोमीटर। अब जो इंडेक्स नंबर एक बैरोमीटर के रूप में काम करता है। दे मेजर द पल्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड एक्ट एज बैरोमीटर। बैरोमीटर काम क्या? बैरोमीटर एक मशीन होती है जो बेसिकली पल्स रेट मापने का काम करती है इन साइंस लैंग्वेज। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि जो इंडेक्स नंबर है ना, वो अर्थशास्त्र की नसों, जो पल्स होती है ना, उसकी रेट को मापने का काम करता है कि कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितनी फ्लक्चुएट हो रही है बेसिकली किसी कंट्री की। ठीक है, तो ये यूजेस हैं इंडेक्स नंबर के हमारे इकोनॉमिक्स में। अब सेकंड क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेज इंडेक्स नंबर। अब हमें वेटेज इंडेक्स नंबर निकालना है। तो चलिए फटाक से चलते हैं टेबल के ऊपर ताकि सही समझा पाऊं मैं आपको। देखो, ये कमोडिटी और ये वेटेज और ये चार चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, हमें बस ये एक और ये दो, बस ये दो एक्स्ट्रा काम करना है और कुछ नहीं। तो जब हमें ये सारी चीजें गिवन है तो हमें एक्स्ट्रा काम ही करना है। और ये आई क्या है? ये एक तरीके से आर है। आर मतलब रेशियो। रेशियो किसका? रेशियो बिटवीन प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो P0 हमारा बेस ईयर होता है, P1 हमारा करंट ईयर होता है। तो P1 अपन में P0 रखना है, तो P1 हमारा 15 है, अपन में P1 हमारा 20 है, मल्टीप्लाई में 100 कर देना है। करेक्ट। अब 100 कर देंगे तो इस तरीके से कितना आएगा हमारा? P1 अपन में P0, सॉरी ये आएगा ऊपर में 20 और नीचे आएगा 15, क्योंकि P1 हमारा 20 है ना और P0 हमारा 15। तो 20 अपन में 15 को मैं डिवाइड करूंगा या फिर 5 को करूंगा तो 5 3 जा 15, करेक्ट। और 5 को इससे करूंगा तो 20 आ जाएगा। अब 20 को 20 से करूंगा मल्टीप्लाई तो 400 आएगा।
400 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 गया तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 यानी कि 133.33 आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको भी डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा, और लास्ट में इसको डिवाइड करने पर हमारा 125 आ जाएगा। अब IW यानी कि हमारा RW है, RW मतलब जो रेशियो हमने निकाला है ना उसको W से मल्टीप्लाई करना है, W यानी कि इस वेटेज से मल्टीप्लाई करना है जब दोनों साथ में गिवन हो। तो 133.33 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10 से, तो ऑब्वियसली बात है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, और 10 से मल्टीप्लाई होता है तो डिजिट हमारी हट जाएगी, यानी कि पॉइंट से आगे की तरफ आ जाएगी एक डिजिट, तो ये हमारा 1333 बन जाएगा। फिर इसी तरीके से 120 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई में 4, ठीक है। 125 के 500, 130 780, 160 को 6 से करूंगा तो 960, और 120 को 8 से करूंगा तो 12 96, 0 का 0 यानी कि 960, ये आ गया। अब इनका हम सम कर देंगे तो सम हमारा कितना आ रहा है 4533 यानी कि 4533, और वेट का कितना आ रहा है सम 34 आ रहा है। बस फॉर्मूले में पुट करना है, बुक के अंदर आपको फॉर्मूला दिखेगा ना, वो देगा RW अपॉन में सिग्मा W। तो जरूरी नहीं कि आप केवल R ही लिखो, कुछ और भी लिख सकते हो, ABCD कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको ये समझा देना कि वो उसका मतलब क्या है, तो आपको मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे, एक भी नहीं कटने वाला, ठीक है। तो RW हमारा कितना था 4533, EW हमारा 34 डिवाइड कर दिया तो 133.33, ये आपका आंसर आ गया। तो ये निकल कर आ गया आपका वेटेज वाला पार्ट, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है, 9 क्वेश्चन कह रहे हैं सपोज द मार्केट डिटरमाइन रेंट फॉर अपार्टमेंट इज टू हाई फॉर कॉमन पीपल टू अफोर्ड, इफ द गवर्नमेंट कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प दो सीकिंग अपार्टमेंट ऑन रेंट बाय इम्पोजिंग कंट्रोल ऑन रेंट, व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द मार्केट फॉर अपार्टमेंट्स। ये कहना क्या चाह रहे हैं समझो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमने से ये पूछ रहे कि मान के चलिए कि मार्केट डिटरमाइन कर रहा है रेंट अपार्टमेंट के लिए जो बहुत ज्यादा हाई है कॉमन पीपल के लिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस चीज में आती है और जिन लोगों को खरीदना अपार्टमेंट मुश्किल होता है उन लोगों की हेल्प करने के लिए कि अपार्टमेंट के रेंट पर कंट्रोल करती है, तो इससे अपार्टमेंट के मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें ये बताना है। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ड्रॉ करने पे हमें ये पता चलता है सबसे पहले गवर्नमेंट है वो क्या आ गई रेंट पर, इसने क्या कर लिया रेंट पर ये कंट्रोल कर रही है। अगर रेंट पर कंट्रोल कर रही है इसका मतलब ये कुछ निर्धारित करेगी यानी कि इसका हायर प्राइस डिसाइड करेगी कि मैक्सिमम कितने प्राइस पे तुम इसको बेच सकते हो, ठीक है। इसका हायर प्राइस क्या करेगी डिसाइड करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं प्राइस सीलिंग यानी कि उच्चतम कीमत। और ध्यान देना जो हमारी उच्चतम कीमत होती है ना वो हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे होती है, यानी कि ये जो दिख रहा है ये है हमारा हम प्राइस सीलिंग, और ये क्या है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, जिसके हम कहते हैं समर्थन कीमत किसका बाजार में। तो बाजार में जो संतुलन कीमत है ना वो E है, और जो हमारा रेंट कंट्रोल आता है गवर्नमेंट का जिसे हम प्राइस सीलिंग कहते हैं वो हमेशा इससे नीचे होते हैं, यानी कि ये वाली है। यानी कि हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अधिकतम ना इतनी कीमत पर जा सकते हो, संतुलन कीमत से इतनी कीमत पर जा सकते हो अपने अपार्टमेंट को बेचने के लिए। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो गरीब लोग जो अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अब वो भी इजिली अफोर्ड कर पाएंगे। तो बेसिकली उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की। हम देख पा रहे कि यहाँ पे जो D1 है डिमांड है और S1 यहाँ पे सप्लाई है, और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना वो पॉइंट हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी कि बाजार संतुलन बिंदु होता है। और ये बात प्राइस की कर रहा है तो बाजार संतुलन कीमत हो गया, ठीक है। और ये एरिया आपका प्राइस को दिखा रहा है और ये हिस्सा है उसकी क्वांटिटी की कितनी उसको बिक्री हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली समझ में आ गया आपको। तो अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो जो कीमत है वो कम हो जाएगी और मैक्सिमम पीपल जो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अफोर्ड करना शुरू कर देंगे। तो इससे बेसिकली ये प्रभाव पड़ेगा कि ज्यादा बिक्री मतलब ज्यादा से ज्यादा अपार्टमेंट सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। भले ही थोड़ा प्रॉफिट जो पहले सेलर को होता था वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे explain how the equilibrium price and quantity of a commodity are affected by a fall in the price of the substitute.
हमसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा किसी वस्तु को प्रभावित करेगी अगर उसकी संबंधित वस्तु की कीमतों में गिरावट आए। संबंधित वस्तु यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड वो कौन सी होती हैं? एक होता है हमारा पूरक वस्तुएं, ठीक है, और एक हमारा प्रतिस्थापन वस्तु। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना वो सब्स्टिट्यूट की गुड की बात कर रहे हैं, प्रतिस्थापन वस्तुओं की बात कर रहे हैं। और हमारा सब्स्टिट्यूट गुड वो होता है जो एक तरीके से एक ही नेचर के होते हैं लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका टी एंड कॉफी। इनका नेचर क्या है? ये दोनों के दोनों पेय पदार्थ हैं, ड्रिंकेबल कमोडिटी है, राइट। लेकिन प्रोडक्ट आपका अलग अलग है, टी अलग होता है और कॉफी अलग है क्योंकि स्वाद इसका बदल जाता है ना भाई। तो लेकिन ये मान के चलो दोनों आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मान के क्या चले वो है ही। अब टी का प्राइस में क्या आ रहा है? फॉल आ रहा है, ठीक है। अब टी के प्राइस में अगर फॉल आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कॉफी में जो कस्टमर थे वो ये देखेंगे कि टी की कीमत कॉफी से कम हो गई है। तो जो लोग इसके बढ़ने से कॉफी में चले गए थे वो वापस टी में आ जाएंगे क्योंकि टी उनको सस्ती पड़ रही है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे जो टी की डिमांड है, देखना ये प्राइस है, प्राइस क्या हो रही है? इसकी इंक्रीज हो रही है। इसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट है। कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट है। लेकिन टी के प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से जो इसकी डिमांड है ना वो बढ़ जाएगी, और इसकी डिमांड बढ़ने से कॉफी की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, राइट। एकदम सिंपल फंडा है, कोई बड़ी और कोई मैथमेटिक्स इसके अंदर कुछ नहीं है। सो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट में अगर फॉल आता है तो जिस कमोडिटी के प्राइस में फॉल आ रहा है उसके डिमांड में इंक्रीमेंट होती है, और जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, बस और कुछ नहीं। गॉट इट माई पॉइंट डियर स्टूडेंट? आगे और कुछ समझना है इसको। अब केस लेके चलते हैं। डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। अगर डिक्रीज इन डिमांड यानी मांग में कमी बराबर है सप्लाई पूर्ति में वृद्धि के, यानी कि जितना हिस्सा आपका कम हो रहा है डिमांड के अंदर उतने ही हिस्सा आपका सप्लाई में बढ़ रहा है। जैसे कि यहां पर देखो इस ग्राफ के जरिए, ये आपका प्राइस है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ मार्केट है, यानी कि बाजार का संतुलन कीमत है, बिंदु है, जिस बिंदु पर हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। अब जितना प्रोपोर्शन से आपका डिमांड कम हो रहा है, जिसे हम D1 से इंडिकेट कर रहे हैं, उतने ही प्रोपोर्शन से जो आपका सप्लाई है वो इंक्रीज हो रहा है। सप्लाई को हम आगे की तरफ शिफ्ट करके दिखाएंगे और जो डिमांड है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर के शो किया जाएगा। तो जो सेकंड हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होता है वो बिंदु E1 पे होता है, जहां पर हमारी जो कीमत है वो P से घट करके P1 हो जाती है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर डिमांड में अगर डिक्रीज होती है वैल्यू और सप्लाई मेरी उसी उतनी ही प्रोपोर्शन से इंक्रीज होती है, तो जो पॉइंट हमारे इक्विलिब्रियम बनेगा वहां पर कीमत हमारी कम हो जाती है। पूर्ति के बढ़ने के बावजूद, डिमांड के घटने के बावजूद हमारी जो कीमत है उस कमोडिटी की वो कम हो जाती है। अब सेकंड सिचुएशन पढ़ते हैं। सेकंड सिचुएशन में कह रहा है कि डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि जो डिमांड में कमी हो रही है ना वो सप्लाई की वृद्धि से कहीं ज्यादा है। माना जाए कि डिमांड पहले 10 था, ठीक है, और सप्लाई भी मेरे 10 था, लेकिन इसमें जो कमी हो रही है ना वो पहुंच गई 5, लेकिन जो इसमें वृद्धि हो रही है ना सप्लाई में वो 10 से 12 हुई। तो यहाँ पर 2 की वृद्धि हो रही है और यहाँ पे 5 की कमी हो रही है, तो यानी कि डिमांड हमारा ज्यादा कम हो रहा है और सप्लाई हमारा ज्यादा बहुत ही कम बढ़ रहा है। अब इसको भी ग्राफ के जरिए समझते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो डिमांड पहले ये था और सप्लाई हमारा ये था और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये था जहां पे प्राइस हमारा ये था। लेकिन जब डिमांड में कमी हो रही है तो जिसका प्रोपोर्शन है एज कंपेयर टू सप्लाई वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? तो हम देख रहे हैं कि सप्लाई में हमारा जो वृद्धि हो रही है वो कम हो रही है। तो जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होता है ना वो OQ1 पर अचीव होता है, यानी कि जहां पर ये आपस में क्रॉस करते हैं। कौन? नए वाले D1 और S1 यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। तो उस पॉइंट पे भी हम देख रहे हैं कि जो प्राइस है वो तभी उस वक्त भी हमारा कम हो जा रहा है, और शायद इसमें जो कम हो रहा है ना ये इस वाले से कहीं ज्यादा कम हो रहा है। देखो अगर यहां से यहां तक का गैप देखोगे
तो कमी तो हो रही है लेकिन कम हो रही है, लेकिन डिमांड में ज्यादा कमी होने की वजह से इसका जो रेशियो है वो भी ज्यादा है प्राइस के घटने का। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है कि अगर डिमांड में जो डिक्रीमेंट है वो कम है सप्लाई में वृद्धि से, यानी सप्लाई मेरी बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन डिमांड में कमी कम हो रही है, तभी भी हमारा फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा डिमांड है, थोड़ा सा प्रोपोर्शन आपका D1 का बढ़ा, इतनी सी कमी आई, लेकिन सप्लाई में इतनी लंबी कमी आई। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना, जो पहले इस साइड कहीं होती थी क्वांटिटी कम, वहां क्वांटिटी हमारी ज्यादा है, क्वांटिटी हमारी ज्यादा सेल हो रही है, और प्राइस प्राइस तो हमारा इसमें भी कमी हो रहा है, लेकिन सप्लाई में ज्यादा कम वृद्धि होने की वजह से सप्लाई में इसकी क्वांटिटी में भी वृद्धि हो रही है। बेसिकली और कुछ पॉइंट बताने की कोशिश नहीं कर रहा, जब भी आपको इस ग्राफ के जरिए बताया जाएगा, पूछा जाएगा, तो अभी बता दो कि पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ पे है, जहां पर ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है और क्यू हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। फिर प्रोपोर्शन यानी कि कम रेट में डिमांड में डिक्रीमेंट होती है और ज्यादा रेट में सप्लाई में इंक्रीमेंट होती है। तो जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है वो E1 पे बनता है, न्यू क्वांटिटी OQ1 हो जाती है, न्यू प्राइस OP1 हो जाता है, दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां कह रहा है कि पहला, दूसरा या फिर तीसरा, चौथा, हमें इन दोनों में से दो, ये दो या फिर ये दो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 11वां करते हैं। तो 11वें में मैं आपको फर्स्ट ए और बी बता देता हूं। पहला क्या था हमारा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द गिवन डाटा। डाटा हमें गिवन है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे ना, एज्यूम मीन मेथड से निकालेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लघु विधि। ठीक है, यानी कि शॉर्टकट मेथड। एज्यूम मीन मेथड जो होता है ना, उसमें हम एक ए वाला पार्ट होता है, उस ए को एज्यूम कर लेते हैं अपनी मर्जी से, जो भी हम सेलेक्ट करते हैं। आपका ये वाला पार्ट जो है गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, जो गिवन है आपका ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है और ये अपनी तरफ से हम लगा सकते हैं ताकि हमें एन का पता चल सके। अब हमें डी निकालना, डी निकालने के लिए एक्स माइनस में 1 ए होता है, एक्स हमारा ये वाली वैल्यू होगी और ए हम इसमें से एज्यूम कर लेंगे। तो ए हमने 25 मान लिया। अब एक्स माइनस ए का मतलब हो गया 10 में से 25 को माइनस करना, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15। फिर 15 में से 25 माइनस का 10, क्योंकि 25 हमारा बड़ा है ना। फिर 20 में से 25 बराबर में 5, फिर 25 में से 25 0, फिर 30 में से 25 गया 5, फिर 35 में से 25 गया 10, और फिर 40 में से 25 गया 15 आ गया। अब डी का स्क्वायर, यानी कि जो हमने डी फाउंड किया ना, अब इसका स्क्वायर निकालना है। 15 का स्क्वायर करेंगे 20, 25 आएगा, 10 का 100, 5 का 25, 0 का 0, 5 का 25, 10 का 100 और 15 का 25 आ जाएगा। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका सम 700, यानी सिग्मा डी का स्क्वायर हमारा 700, सिग्मा डी हमारा 0 है, एन हमारा 7 है। फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम मेथड का? फॉर्मूला हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपन में एन माइनस में ब्रैकेट सिग्मा डी अपन में एन का होल स्क्वायर। अब बस फॉर्मूला पुट करना जो हमें गिवन है। ईडी का स्क्वायर कितना निकल कर आया, 700 लिख दिया। एन हमारा कितना है, 7 लिख दिया। ईडी हमारा 0 लिख दिया। एन हमारा 7 लिख दिया। इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो हमें ये पता है कि 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, राइट, और अपन में क्या है 7, तो 0 को 7 से डिवाइड करूंगा तो भी मेरा 0 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट 700 अपन में 7 माइनस में 0 होगा, तो फिर 0 का तो मतलब कोई बनता ही नहीं है, तो उसको तो हम वैसे हटा देंगे क्योंकि 0 ही उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। फिर 7 को इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 100 आ जाएगा। और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो वो 10 का होता है। मतलब अगर 10 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 आएगा, ठीक है, और अंडर रूट और ये आ गया स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर हमारा 100 है और 100 का स्क्वायर रूट हमारा 10 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कैलकुलेशन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की दूसरा करनी है, जो बी वाला क्वेश्चन था ये हमें करना है स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने से, ठीक है। इसमें भी एज्यूम को लेकर के चलेंगे। हमें क्वेश्चन में ये और ये दो पार्ट गिवन है, ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा में ये और ये करना है। तो जब ये चीज गिवन है तो डी डैश होता है क्योंकि हम स्टेप डिविजन यानी कि पद विचलन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी डैश ब्रैकेट में एक्स माइनस में ए अपॉन में सी होता है। सी हमारा कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर किसका, इनके बीच में जो गैप होता है ना उसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है।
ए हमने इसी में से सेलेक्ट कर लिया कितना 27.5, ये 27.5 है। ठीक है, अब देखो निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। डी डैश बराबर में एक्स कितना हमारा 7.5 माइनस में ए कितना 27.5 और सी हमारा कॉमन फैक्टर है। अब देखो 17.5 में से 7.5 जाएगा तो बचेगा 10, यानी इन सभी में बराबर बराबर 10-10 का गैप है ना, तो अपन में 10 आ जाएगा। और 27.5 में से 7.5 जाएगा तो कितना बचेगा, ऑब्वियसली बात है हमारा 27 बचेगा, राइट 27 ही बचेगा ना बच्चा। अब 27 सही करें ना हम, हाँ ठीक है 27 ही बचेगा। 27 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये तो आपका 2.7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो -2 आ रहा है। कोई गलती कर रहे हैं हम क्या? मेरे ख्याल से तो हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। एक्स हमारे क्या है, ओ यस यस गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं, एक्स में से हमें ए माइनस करना है, राइट, और सी हमारा 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 20 बचेगा ना, 27.5 में से 7.5 जाएगा तो 20 बचेगा। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। यस यस मैं ही गलती कर रहा था, आप लोग समझदार हो मुझे पता है, वेरी गुड। इसी तरीके से हम इसका भी निकालेंगे, करेक्ट कैसे, 27.5 में से 17.5 जाएगा तो बचेगा 10। ठीक है, अब 10 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब माइनस से क्यों आ रहा है, क्योंकि 27.5 हमारी बड़ी डिजिट है और यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए माइनस आ रहा है। इसी तरीके से इसका भी निकाल देंगे, इसका भी निकल के आ जाएगा। अब एफ डी डैश आ रहा है, एफ डी डैश का मतलब जो डी डैश निकला है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी हमारी ये रही, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू जा माइनस का 20, 8 1 जा 8, 15 0 जा 0, 6 1 जा 6 और 8 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब एफ डी डैश का स्क्वायर का मतलब होगा जो एफ डी डैश निकला है हमें इसका स्क्वायर करना है, तो -20 का स्क्वायर 400 होगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, ये 64 होगा। ठीक है, 6 6 जा 36 और 8 8 जा 64। यहाँ पे गलती क्यों कर रखा है, ठीक है, ये एफ डी डैश का स्क्वायर निकल कर आ गया। अब निकल कर आ गया तो अभी करना क्या है, तो करना है सिर्फ इनको एडिशन। अब देखो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अगर आपका माइनस का भी है तो -20 मल्टीप्लाई में -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो निकल कर आ गया आपका। अब निकल कर आ गया है तो फिर करना क्या है हमें, एक मिनट, ठीक है, ये आ गया आपको निकल करके। तो 64 और 36 कितना हो जाएगा, अब 64 को 36 से प्लस करेंगे तो आ जाएगा उसका 100। ठीक है, 64 और यहाँ पे आ जाएगा ये 104 आ जाएगा, तो 100 और 100 204 हो जाएगा, तो ये आपका 204 होगा बच्चा। अभी माइनस माइनस आपस में प्लस होकर देंगे और प्लस प्लस आपस में प्लस, तो ये जाएगा माइनस का 28 और 8 और 6 14 यानी कि 14। तो -28 में से 14 जाएगा तो माइनस का 14 एग्जैक्टली ये ठीक है। अब ई एफ निकालना है, इसका प्लस कर देंगे तो 10 और 8 18, 18 और 15 कितना हो जाएगा आपका 33, 33 और 6 39, 39 और 4 43, ये भी ठीक है आपका। बस फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर अपन में सिग्मा एफ माइनस में सिग्मा एफ डी डैश का अपन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में सी जो कॉमन फैक्टर हमने लिया था, जो क्वेश्चन हमने ऊपर किया बिल्कुल उसी तरीके से करना है। सिग्मा एफ डी डैश जो आया था हमारा ये गलत है, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना। ये जो मैंने आपको बताया कि 204 आएगा तो 204 यहाँ पे लिखना है, यानी कि इस तरीके से आपको करना है 204 अपन में 43 यानी कि 43 माइनस में -14 अपन में 43 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे क्या हो रहेगा, इसका तो 204 ही हो जाएगा अपन में 43। अब 14 का होल स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। ठीक है, अब अपन में 43 है, अब 43 का कितना होता है, तो 43 का आप निकालोगे, यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं कितना होता है भाई, कौन बताना चाहेगा मुझे कि 43 का कितना होता है। मल्टीप्लाई करो तो पता चल जाएगा आपको आसानी से, इतनी बड़ी बात नहीं है। 43 को 43 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 और आपका ये 4 3 जा 12, यानी कि आपका 1849 आएगा। कितना आएगा 1849 आएगा। फिर क्या करना है, अब वो जो 196 आया है
ठीक है, 196 जो है उसको डिवाइड कर देंगे हम 1849 से, तो आपका समथिंग ये 0.10 आ जाएगा। ठीक है, अब 0.10 आ जाएगा। अब ये क्या हमारा 204 अपन में 43 है, इसको भी आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर इसको डिवाइड, देखो अब इसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको हम इससे माइनस कर देंगे, यानी कि आपका कितना है 204 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, ये 204 को डिवाइड कर देंगे हम 43 से, तो समथिंग 4.74 आ जाएगा। तो जो ठीक है कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4.7 और माइनस कर देंगे 0. ये सारा का सारा आपका अंडर रूट में और मल्टीप्लाई में 10 ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे सी भी है। फिर इसको इससे माइनस कर देना बच्चों, जो आएगा ना उसका अंडर रूट निकालोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज करना इसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था हमारा, फर्स्ट फॉर द फर्स्ट सीरीज। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि ये चीज मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आप खुद ही करना, क्योंकि मैंने फर्स्ट एंड सेकंड इसलिए चूज किया था ताकि आप नीचे वाला कर सके हो, तो नीचे वाला और भी इजी था इसलिए मैंने आपको नीचे वाला करना नहीं बताया। ठीक है, अगला चलते हैं, यानी कि आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है ना 12वां, ये रहा, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था और मैंने चाहता था कि आप इसे खुद करो, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि एट द मार्केट प्राइस ऑफ ₹10 अ फर्म सप्लाइज 4 यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि जो मार्केट प्राइस है ना हमारा 10 है और फर्म जो सप्लाई कर रही है ना वो 4 यूनिट कर रही है। इसका मतलब जो P1 है वो हमारा 10 हो गया, Q1 हमारा 41 हो गया, P2 हमारा 30 हो गया। क्यों? क्योंकि आगे कह रहा था मार्केट प्राइस इंक्रीज टू रेज 30, जो मार्केट प्राइस है वो 30 बढ़ जाता है, तो मतलब T2 हमारा 30 हो जाता है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द फर्म सप्लाई इज 1.25, यानी कि जो प्राइस इलास्टिसिटी दे रखी गिवन है हमें 1.25 गिवन है। तो जो गिवन है वो तो ठीक है, लेकिन जो गिवन नहीं है वो क्या है, व्हाट क्वांटिटी विल द फर्म सप्लाई एट द न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस पे कितनी क्वांटिटी, यानी कि जब प्राइस हमारा 30 हो जाता है तब क्वांटिटी क्या होती है, यानी कि Q2 निकालना है हमें। ठीक है, Q2 निकालना है। तो Q2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमें डेल्टा क्यू पर में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी पर में Q1 होता है। अब डेल्टा क्यू हमें फाइंड आउट करना है। P1 हमें गिवन है 10, Q1 हमें 4 और डेल्टा पी हमें निकल कर आ गया, कैसे, 30 में से 10 निकालेंगे 20, 20 आ गया डेल्टा पी। अब करना है क्या है, 4 को या तो इसको ऐसे कर दो, 10 1 10, 10 2 20, करेक्ट। अब 4 2 8 हो जाएगा। अब 8 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा क्यू निकल कर जाएगा, यानी कि 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इक्वल टू में डेल्टा क्यू निकल के आ जाएगा बच्चा। अब अगला जो है बी वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट टू यू सॉल्व करो, until you will not try you can't get the answer how the process to do this। इसे करने के लिए प्रोसेस क्या होता है वो तभी समझोगे जब आप उसे करोगे, तो पहले करने की कोशिश करो, गलत हो तो इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ट्राई तो करो मेरे दोस्त। 13 और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन का क्या है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब देखो ये चीज तो है, वो किसके ऊपर थी, हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और डायग्राम के जरिए भी हमें बताना है। तो ये क्या है, हमारा स्थिर परिवर्तित अनुपात का नियम के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो परिवर्तित अनुपात का जो नियम है परिवर्तित अनुपात का, वो क्या है हमें ये बताना है। तो इसकी सबसे बड़ी बात ये है, सुनो, the law of variable proportion states that as the quantity of factor increases while keeping the other factor constant, the total product first increase with an increasing rate, then increase with a decreasing rate and then diminishes। समझ में आया? यानी कि जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि परिवर्तित अनुपात का नियम हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं, परिवर्तित कारक को बढ़ाते जाते हैं, तो जो प्रोडक्शन होता है ना वो पहले क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, फिर बढ़ता तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर, और एक समय पर घटना शुरू कर देता है। तो ये 3 स्थिति आती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेज 1 आता है, यहाँ पे क्या होता है, टीपी पहले बढ़ता है विद एन इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी एंड एपी ऑल्सो इंक्रीजेस अप टू सर्टेन लेवल, और एमपी और एपी दोनों अपने अपने लेवल पर बढ़ते हैं निश्चित तरह से। इन द फर्स्ट फेज देयर इज अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर,
और इस स्थिति में जो फिक्स फैक्टर है हमारे यानी कि स्थिर कारक है उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज। और प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक परिवर्तित कारक इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसी वजह से टीपी हमारा सही तरीके से बढ़ता है, यहाँ पर हमारे स्थिर कारक का सही तरीके से इस्तेमाल होता है। सेकंड स्टेज में क्या है, यहाँ पे जो टीपी है ना वो डिमिनिशिंग यानी कि घटना शुरू कर देता है, और एमपी जो एपी है वो भी घटना शुरू कर देते हैं। क्यों? द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर आर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर एंड इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी कि सही तरीके से सही समय पर उस चीज का इस्तेमाल ना करना, इसकी वजह से जो आपका टीपी है उसमें भी गिरावट आती है और एमपी एपी भी गिरता है। आखिरी स्टेज है यहाँ पे टीपी घटना शुरू कर देता है और एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है और एपी भी गिरना शुरू कर देता है। पॉजिटिव द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव रिटर्न टू स्केल एंड लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, मतलब ऐसा इसलिए होता है जो फैक्टर हमारे पास है वो फैक्टर हमारे पॉजिटिव तो है लेकिन जो रिटर्न आ रहे हैं इसके लिए वो नेगेटिव हैं, कारण हमारे पास जो स्थिर कारक हैं वो सही नहीं है और सही से इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर के बिटवीन में वो सही से नहीं हो पा रहा। इसी वजह से जो हमारा टीपी है वो घटना शुरू कर देता है और एपी हमारा नेगेटिव हो जाता है। सो वी कैन सी इन दिस ग्राफ ये स्टेज फर्स्ट है हमारा, हम देख रहे हैं कि टीपी हमारा बढ़ रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, ये फर्स्ट स्टेज है हमारा। यहाँ पे इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। सेकंड स्टेज पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी जो टीपी है वो डिक्रीज हो रहा है और ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है किसका, टीपी का। और थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, यानी कि जो टीपी है वो गिरना शुरू कर देता है। तो फर्स्ट में हम देख पा रहे हैं कि जो एमपी है वो भी बढ़ रहा है फर्स्ट स्टेज में, टीपी भी बढ़ ही रहा है कुछ लेवल पर, सर्टेन लेवल पर। फिर सेकंड स्टेज में देख रहे हैं कि एपी भी गिर रहा है, एमपी भी गिर रहा है। थर्ड स्टेज में देख रहे हैं कि जो एमपी है ना यहाँ पे जीरो है ना, तो इसी जीरो पॉइंट पर जो टीपी होता है ना वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद जब टीपी में फॉल आ रहा है, गिरावट आ रही है, तो एपी भी गिर रहा है और एमपी भी गिर रहा है, ठीक है, यानी कि एमपी यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। सो इस तरीके से जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर है वर्क करता है। सो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट होता हुआ मैंने आपके मैक्सिमम क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि हर एक पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए, और उम्मीद करता हूं कि मैं इसमें कामयाब भी हुआ हूंगा। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करना ना भूलें और शेयर जरूर करें दोस्तों को जिनको इसकी जरूरत है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।